नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। एक बार फिर उपचुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी का मैजिक नहीं चला और बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। यूपी से लेकर मोदी के गृह प्रदेश गुजरात में भी बीजेपी को झटका लगा है। इससे पहले बिहार और कर्नाटक उपचुनाव में भी बीजेपी को नुकसान हुआ था। यूपी में खासकर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां पर जिन 11 सीटों पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा था, वहां की 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमा लिया है। सिर्फ 2 सीटें अब तक बीजेपी के खाते में आई हैं। बाकी सीटों पर भी एसपी की आगे इस वक्त चल रही है और कड़ी टक्कर दे रही है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर एक बार फिर मुलायम सिंह यादव के परिवार का कब्जा बरकरार रहा। उनके भाई के पोते तेज प्रताप यादव ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। मैनपुरी और आजमगढ़ से जीतने के बाद मुलायम ने मैनपुरी सीट छोड़ी थी। यूपी में समाजवादी पार्टी की बल्ले बल्ले रही। सिराथू से वाजपेयी पासी जीते, तो वहीं चरखारी से एसपी प्रत्याशी कप्तान सिंह की जीत दर्ज हुई है। ठाकुर द्वारा विधानसभा सीट से नवाबजान खान को जीत मिली। समाजवादी पार्टी ने यूपी की बलहा, बिजनौर और निघासन सीटों पर भी जीत दर्ज की। बलहा से बंसीधर बौद्ध को विजय हासिल हुई, तो बिजनौर से रुचि वीरा ने विजय पताका लहराई। निघासन सीट से कृष्ण गोपाल पटेल जीते। बीजेपी ने यूपी की हाई प्रोफाइल सीट नोएडा पर भी जीत दर्ज की है। यहां से बाथम करीब 60,000 वोटों से विजयी हुई, तो वहीं सहारनपुर से बीजेपी प्रत्याशी राजीव गुम्बर करीब 23,000 वोटों से जीते। यूपी में समाजवादी पार्टी को मिली शानदार जीत पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया। हम आभार प्रकटेंगे जनता का कि जनता ने ऐसे वक्त में समाजवादियों की मदद की। तो ये परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से विकास और खुशहाली के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। यूपी विधानसभा चुनाव में शानदार जीत पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश भर में जश्न मना रहे हैं। कई जगहों पर एसपी कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लहराते हुए नजर आए, सड़कों पर उतरे और जमकर आतिशबाजी भी की। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश भर में जश्न मना रहे हैं। कई जगहों पर एसपी कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लहराते हुए नजर आए, सड़कों पर उतरे और जमकर आतिशबाजी भी की। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा कि मोदी मैजिक और सांप्रदायिक ताकतों को जनता ने करारा जवाब दिया। पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई दूंगा और खासतौर से उस क्षेत्र की जनता जहां उपचुनाव हो रहे थे कि उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के मुंह पर जो तमाचा मारा है और जो भ्रम देश में फैला हुआ था कि नरेंद्र मोदी जी का मैजिक है, भाजपा का लहर चल रही है, उसको तोड़ा है। उपचुनाव नतीजे में बीजेपी की हार हुई, पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने पीएम नरेंद्र मोदी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि हार स्थानीय नेताओं की वजह से हुई, मोदी के चलते नहीं। रिजल्ट आए हैं, ये निश्चित रूप से स्थानीय लोगों ने चयन में प्रक्रिया में कुछ भूलें की होंगी, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। मोदी की सरकार की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। तो दल जीतता आया है। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने हार पर कहा कि चुनाव अभियान की समीक्षा की जाएगी और पता किया जाएगा कि कहां चूक रह गई। उन्होंने परिणाम को मोदी मैजिक से जोड़ने का विरोध किया। तो निश्चित तौर पर हमको समीक्षा करनी होगी कि हमारे चुनाव अभियान में कहां कठिनाई रह गई, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं कि 100 दिन की मोदी जी की सरकार से या मोदी जी के मैजिक से इन उपचुनाव के परिणाम को जोड़कर देखा जाना चाहिए। वडोदरा में हुए लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रंजनाबेन ने जीत हासिल की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के नरेंद्र रावत को 3,29,000 से भी ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। वडोदरा सीट नरेंद्र मोदी के जाने से खाली हुई थी। नरेंद्र मोदी ने वडोदरा और वाराणसी 2 जगह से लोकसभा चुनाव लड़ा था। वो दोनों जगह से जीते थे। बाद में उन्होंने वाराणसी सीट रखकर वडोदरा सीट छोड़ दी थी। वडोदरा में लोकसभा चुनाव जीतने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। बीजेपी की उम्मीदवार रंजनाबेन भट्ट समर्थक ढोल नगाड़ों पर खूब झूमे और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश गुजरात में बीजेपी को कांग्रेस ने अच्छी खासी चपत लगा दी। सभी 9 सीटें यहां बीजेपी के खाते में थी, लेकिन बीजेपी 6 पर ही जीत पाई। बाकी 3 सीटें कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली। गुजरात में कांग्रेस ने बीजेपी से 3 सीटें हथिया ली हैं। मंगरोल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बाबू भाई ने जीत दर्ज की, तो वहीं डीसा में गोवा भाई ने बीजेपी प्रत्याशी को मात दी। गुजरात में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उनमें से सभी पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन अब 6 ही बीजेपी जीत पाई। इनमें आणंद से रोहित पटेल, टंकारा से बावनजी पटेल, तलाजा से शिवा भाई गोहिल जीते।
गुजरात में जिन 6 सीटों पर बीजेपी जीती है उनमें मणिनगर, मातर और लीमखेड़ा भी हैं। मणिनगर से सुरेश पटेल को जीत हासिल हुई तो वहीं मातर से केसरी जी सोलंकी और लीमखेड़ा से विछिया भूरिया को जीत नसीब हुई। गुजरात में बीजेपी को झटका देने के बाद कांग्रेस की खुशियों का ठिकाना नहीं है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि मोदी नाम का जो गुब्बारा था वो फुस हो गया। लोगों ने अपना गुस्सा मतपेटी में व्यक्त किया है। जो मोदी लहर का एक गुब्बारा चला गया था वो गुब्बारा में बहुत बड़ा छेद पड़ा है और ये गुब्बारा धरती पर आ गया है। राजस्थान में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की है। जिन 4 सीटों पर नतीजे आए हैं उनमें से 3 सीटें कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली हैं। सूरजगढ़ से श्रवण कुमार, वैर सीट से भजन लाल और नसीराबाद से रामनारायण गुर्जर ने जीत दर्ज की। राजस्थान की 4 में से सिर्फ कोटा दक्षिण सीट पर ही बीजेपी परचम लहरा पाई। यहां से संदीप शर्मा ने जीत दर्ज की। 4 में से 1 ही सीट बीजेपी को नसीब हो पाई, जबकि पहले ये चारों ही सीटें बीजेपी के पास थी। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में मिली शानदार जीत पर कांग्रेसियों ने खूब जश्न मनाया है। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करी और मिठाइयां बांटकर जीत की खुशियां मनाई। राजस्थान में शानदार जीत पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के साथ है, इसलिए बीजेपी से हमने 3 सीटें छीन ली। आज चारों में बीजेपी जीती थी 50,000 के मार्जिन से अधिक पिछले विधानसभा चुनावों में, और आज चुनाव हुए हैं उनमें से 3 सीटों पर शानदार जीत कांग्रेस पार्टी की आज हुई है और ये सारा श्रेय इसका कांग्रेस के कर्मठ नेताओं को जाता है। और मुझे लगता है कि प्रदेश में आज नौजवान कांग्रेस पार्टी के साथ आकर खड़ा हुआ है। चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि बीजेपी के अच्छे दिन चले गए। अपने कब्जे वाली सीटें हारना बीजेपी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कांग्रेस के विजयी उम्मीदवारों को बधाई, इसे जारी रखें। अरविंद केजरीवाल ने उपचुनाव में बीजेपी की हार पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि 100 दिन में लोगों को हकीकत का अंदाजा हो गया और अब मोदी लहर का असर खत्म हो गया। 100 दिन के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी है, जो लोगों की उम्मीदें थी वो उम्मीदें टूट गई हैं, लोगों के साथ धोखा हुआ है। तो जो मोदी वेव थी वो मोदी वेव खत्म हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने 1 सीट जीतकर अपना खाता खोला है। बसीरहाट सीट से बीजेपी के उम्मीदवार समिक भट्टाचार्य ने जीत हासिल की, जबकि दूसरी चौरंगी सीट से टीएमसी उम्मीदवार नैना बंदोपाध्याय जीती हैं। विधानसभा उपचुनाव में 2 में से 1 सीट जीतने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। कोलकाता में टीएमसी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी का इजहार किया। तो वहीं तेलंगाना के मेडक लोकसभा सीट पर टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी ने जीत हासिल की। टीआरएस कार्यकर्ताओं ने अपने उम्मीदवार की जीत पर जमकर जश्न मनाया। प्रभाकर रेड्डी ने अपने प्रतिद्वंदी को 3.5 लाख से भी ज्यादा मतों से मात दी। आंध्र प्रदेश के एकमात्र नंदीगामा सीट पर टीडीपी उम्मीदवार टी सौम्या ने जीत हासिल की है। त्रिपुरा में सीपीएम उम्मीदवार प्रभात चौधरी जीते, जबकि सिक्किम में निर्दलीय उम्मीदवार आरएन चामलिंग को जीत मिली। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मिलने के बाद आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि बीजेपी शिवसेना को 7 चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के नतीजों से साफ हो गया है कि अगर अलग अलग चुनाव लड़े तो जीत नहीं पाएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के बीच सीटों का झमेला जारी है। दोनों पार्टियों की 25 साल की दोस्ती दांव पर लगी हुई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर जोर देकर के कहा कि 135 सीटें बीजेपी को देना मुमकिन नहीं। उद्धव ठाकरे ने आज ट्वीट करके एक बार फिर से शिवसेना का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि 25 साल पुराना गठबंधन टूटे। मैं चाहता हूं कि गठबंधन बना रहे, लेकिन 135 सीटों की मांग पर बीजेपी न अड़े। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि सीटों को लेकर बीजेपी बेवजह खींचतान न करे। सामना में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के हवाले से साफ साफ ये भी लिखा गया कि बीजेपी को 135 सीटें देना असंभव है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शिवसेना का स्टैंड साफ किया था और कड़क लहजे में कहा था कि बीजेपी को 135 सीटें नहीं दी जाएंगी। तो 135 सीटें ना देने की बात करें, आप जितनी भी सीटें देंगे उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा? यही सब बातें मैंने उनके सामने रखी है और इसलिए मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि अंतिमतः अच्छी बातें उसमें से निकलेंगी। चर्चा जारी है। उधर बीजेपी ने भी कह दिया है कि वो कम सीटों पर तैयार नहीं है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि छोटी पार्टियों को सीटें देने के बाद जो बाकी सीटें बचेंगी वो बीजेपी शिवसेना में आधी आधी बंटनी चाहिए। जो छोटी और मजबूत हमारी सहयोगी पार्टियां हैं
उनको कुछ सीटें देने के बाद जो सीटें बचती हैं वो सामान्य रूप से आधे आध बांटी जाए, लेकिन इस क्रम में चर्चा जारी है। उधर गठबंधन में चल रही खींचतान को सुलझाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आगे आ गए हैं। वो 18-19 सितंबर को महाराष्ट्र में रहेंगे, जहां पर शिवसेना से सीट विवाद सुलझाने की वो कोशिश करेंगे। साथ ही पार्टी के लिए प्रचार भी करने वाले हैं। बीजेपी से गठबंधन पर गतिरोध के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने प्रवक्ताओं को जुबान बंद रखने का आदेश दिया है। उद्धव ने कहा कि जो बोलना होगा वो खुद बोलेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज पहली बार गुजरात जा रहे हैं। पीएम का ये दौरा 2 दिनों का है। मोदी दोपहर करीब 2:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, जहां से रोड शो करते हुए त्रिमूर्ति मंदिर वो जाएंगे। मोदी कल अपने जन्मदिन पर गांधीनगर जाएंगे, जहां वो अपनी मां हीराबेन से आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी का पंचदेव मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। 17 सितंबर को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत दौरे पर आ रहे हैं। अहमदाबाद में पीएम मोदी उनकी अगवानी करेंगे। अहमदाबाद में चीनी राष्ट्रपति स्वागत की उनकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एयरपोर्ट साबरमती तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चीनी राष्ट्रपति के लिए साबरमती नदी के किनारे रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। साबरमती रिवर फ्रंट पार्क में बनाए गए इस खास तंबू के अंदर पीएम मोदी शी जिनपिंग के साथ शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच रात्रि भोज करेंगे। चीन के राष्ट्रपति को साबरमती आश्रम भी ले जाया जाएगा। साबरमती आश्रम में भी चीनी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए खास तैयारियां हैं। महात्मा गांधी यहां पर विदेशी मेहमानों से मिला करते थे। दिल्ली में रिक्शा पर लगी रोक के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। केजरीवाल रिक्शा चालकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ गडकरी से मिलने पहुंचे। गडकरी से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने कहा कि ई रिक्शा पर दिल्ली में प्रतिबंध सरकार की निष्क्रियता के चलते लगा और अगर जल्द ही ई रिक्शा को लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आम आदमी पार्टी आंदोलन शुरू करेगी। जो पॉलिसी पैरालिसिस कांग्रेस के टाइम में चल रहा था, वही पॉलिसी पैरालिसिस अभी बीजेपी के टाइम में दिखाई दे रहा है। अभी वो कह रहे हैं 10 दिन में, तो वो 10 दिन तो पहले भी हो सकते थे। तो अभी देखते हैं 10 दिन में अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद दिल्ली में आंदोलन होगा। इससे पहले कल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि ई रिक्शा को लेकर नया नोटिफिकेशन बनकर तैयार है और 10 दिनों में इसे जारी भी कर दिया जाएगा। मदरसों को लेकर दिए गए बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के विवादित बयान का शिवसेना ने समर्थन कर दिया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि साक्षी महाराज ने जो कहा वो सही था। मदरसे जिहादी तैयार करने के कारखाने बन गए हैं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा था कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। इस बयान का समर्थन करते हुए शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया कि साक्षी महाराज ने कटु सत्य कहा है और ये कई दफा साबित भी हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े जमीन घोटाले मामले की जांच सीबीआई से नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक अर्जी में मांग की गई थी कि जमीन घोटाले के आरोपों की सीबीआई जांच कोर्ट की निगरानी में की जाए, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अर्जी में आरोप लगाया गया था कि नियमों को ताक पर रखकर रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन से जुड़े लाइसेंस हासिल किए। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की लिस्ट से हटाए जाने से पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी और साथ ही राशिद अलवी नाराज हो गए हैं। दोनों को कल प्रवक्ताओं की लिस्ट से हटा दिया गया। मनीष और अलवी का कहना है कि वो तो कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी का पक्ष रखते रहेंगे। दरअसल कल कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख अजय माकन ने प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की थी, जिसमें मनीष तिवारी और राशिद अलवी का नाम नहीं है। माकन ने कहा है कि जो प्रवक्ता हैं वही पार्टी का विचार रखने के लिए अधिकृत हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी लाइन से हटकर टिप्पणी करने के चलते मनीष तिवारी और राशिद अलवी को प्रवक्ताओं की लिस्ट से हटाया गया है। कई मौकों पर इन नेताओं के बयान से पार्टी को किराना तक करना पड़ा था। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद का कहना था कि मनीष तिवारी और राशिद अलवी पर कोई पाबंदी का आदेश नहीं है। शकील चाहे जो कहें, लेकिन कांग्रेस साफ कर चुकी है कि सिर्फ पार्टी प्रवक्ता ही मीडिया के समक्ष बोलने के लिए अधिकृत है। कांग्रेस ने वरिष्ठ प्रवक्ताओं में 5 नेताओं को रखा है। वरिष्ठ प्रवक्ताओं की लिस्ट में गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक और पी चिदम्बरम के नाम है। ये सभी यूपीए सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस के आम प्रवक्ताओं में अभिषेक मनु सिंघवी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सत्यव्रत चतुर्वेदी, पीसी चाको, राज बब्बर, रणदीप सुरजेवाला, रीता बहुगुणा जोशी, संदीप दीक्षित, संजय झा, शकील अहमद, शक्ति सिंह गोहिल और शशि थरूर हैं। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू और जामा से विधायक सीता सोरेन सोमवार को रांची की बिरसा मुंडा जेल से रिहा हुई। वो 7 महीने से जेल में बंद थी। सीता पर राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी आरके अग्रवाल से पैसे लेने का आरोप है।
अमेठी रियासत के राजा और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रविवार को हुए खूनी संघर्ष पर सफाई दी। उन्होंने अपने बेटे अनंत विक्रम सिंह और अपनी पहली पत्नी गरिमा सिंह पर आरोप भी लगाए। संजय सिंह ने कहा कि गरिमा सिंह और अनंत सिंह के बीच कोई डील हुई है जिसके तहत अमेठी में उनके खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में तबाही के बीच भी अलगाववादी नेता अपनी सियासी रोटियां सेकने में जुटे हैं। जेकेएलएफ के नेता यासीन मलिक ने आम लोगों के लिए भेजी गई राहत सामग्री की नाव हाईजैक कर ली और सेना के राहत और बचाव के काम में रुकावट डाली। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कैसे अलगाववादी नेता यासीन मलिक अपने समर्थकों के साथ रेस्क्यू टीम को हाईजैक की हुई नाव पर बैठकर आम लोगों के लिए राहत सामग्री जो आई थी उसे लूट रहे थे। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की त्रासदी को लेकर अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। अपनी स्टेटस रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने बचाव कर्मियों पर हुई पत्थरबाजी का मामला भी सामने रखा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आई तबाही में सड़कों को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि सड़कें बनाने के लिए 28,000 करोड़ रुपए का प्लान तैयार किया गया है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के पानी में धीरे धीरे कमी हो रही है, लेकिन इतने दिनों से जमा पानी से महामारी फैलने का खतरा भी है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से तबाही के 2 हफ्ते के अंदर 2,26,000 लोगों को बचाया गया है। सुपरफास्ट 100 में रुक रहे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 15 में भरत विहार कॉलोनी में एक महिला ने अपनी 5 महीने की बेटी की हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर दी। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में सरेआम एक कारोबारी की हत्या कर दी गई। दुकान बंद करके घर लौट रहे कारोबारी पर 3 बदमाशों ने चाकुओं से हमला किया। पुलिस ने इस लूट की कोशिश के दौरान हत्या का मामला इसे बताया है। सभी बदमाश पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन थाने के बाहर देर रात जमकर हंगामा हुआ। एक ऑटो ड्राइवर की पिटाई के बाद गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। दरअसल 55 साल के ऑटो ड्राइवर ने कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर दी थी। इसके बाद ड्राइवर के ऊपर एसिड भी डाला गया। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक शख्स ने 5 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी और फिर उसे सड़क पर पटक दिया। दरअसल मासूम के घर के पास एक ट्रैक्टर आया हुआ था। खेलते खेलते बच्चा वहां पर पहुंचा और ट्रैक्टर की हवा निकालने की कोशिश कर रहा था। वाराणसी के बेलूपुर में पुलिस ने एक बिल्डिंग पर छापा मारकर रेप पार्टी में शामिल 8 लड़के और 3 लड़कियों को पकड़ा। जिस इमारत में रेप पार्टी हो रही थी वहां अवैध तरीके से हुक्का पार्लर भी चलाया जा रहा था। आगरा में अवैध रूप से चल रही पटाखों की एक फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके के चलते एक महिला की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। बिहार के मधुबनी में एक रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल की छत टूटकर गिर गई। इस हादसे में 4 बच्चे घायल हुए। एक प्राइवेट बिल्डर की धोखाधड़ी से गुस्साए लोगों ने जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस बिल्डर ने अपने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपए ठग लिए। दिल्ली के रोहिणी इलाके में माता पिता के बीच हुई कहासुनी से गुस्साए एक नाबालिग ने अपने पिता की कृपाण घोंपकर हत्या कर दी। मुंबई से सटे विरार में एक तालाब में लड़के की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। कहा जा रहा है कि युवक ने फुटओवर ब्रिज से कूदकर खुदकुशी की थी। फरीदाबाद के सेक्टर 37 में अज्ञात हमलावरों ने घर में सो रहे 3 बुजुर्गों पर जानलेवा हमला किया। बिहार के दरभंगा में दिन दहाड़े एक कारोबारी को गोली मार दी गई। एक युवक कारोबारी को गोली मारकर फरार हो गया। यूपी के शाहजहांपुर पुलिस ने अपने ही एक दारोगा सत्येंद्र सिंह चौहान पर 10,000 का इनाम रखा है। दारोगा पर शराब तस्करी करने का आरोप है। लखनऊ के ठाकुरगंज में कब्र से गायब बच्ची की लाश का रहस्य गहराता जा रहा है। डीएम के आदेश पर दोबारा उस जगह की खुदाई कराई गई लेकिन लाश नहीं मिली। पंजाब के मानसा में रेलवे भर्ती के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया।